मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। माता जी के निधन की वजह से मैं न तो कुछ लिख रहा था, न बोल रहा था, न वीडियो बना रहा था। संयोग ऐसा था कि ठीक एक दिन पहले 19 को हमारी माता जी का निधन हुआ। 18 तारीख को यूजीसी पर मैंने एक वीडियो बनाया था। उससे बहुत से मैसेज आए, सब कुछ आए, यहाँ तक कि किसी शोक संवेदना पर भी प्रधानमंत्री जी ने शोक संवेदना भेजी, तो उस पर भी आप लोग यही टिप्पणी कर रहे थे कि क्या हुआ, बोल नहीं रहे हो, क्या किया। संयोग अच्छा था कि 18 तारीख को इसी विषय पर मैंने ये एक वीडियो बना दिया था और आज अभी थोड़ी देर पहले शुद्ध हो गया, बाल वगैरह बन गया, तो मुझे लगा कि इस पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए। और संयोग देखिए कि मैं प्रयाग का रहने वाला हूँ, नारागंज मोहल्ला है, तो हमारे घर से 1 किलोमीटर तो गंगा जी है, तो हम प्रतिदिन गंगा नहाते हैं और फिर तिलांजलि देते हैं माता जी को और फिर अपना जो भी इसके साथ जुड़े हुए काम है करते हैं। अब ये दशाश्वमेध घाट है, यहाँ प्रतिदिन की भीड़ है, ये जो आपको दिख रही है ये प्रतिदिन की भीड़ है। और ये भीड़ आपको याद होगा कुंभ में 60, 62, 65, 66 कितने करोड़ की संख्या बताई थी शासन ने, और पूरा देश लग रहा था कि जाति, क्षेत्र, वर्ण, भाषा, प्रांत सब छोड़ के एक हो गया। और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति भी सनातन को एक करो, सबको एक करो। अब एक तो तभी होते हैं जब जैसे इस घाट पर किसी को नहीं पता है कि उसके बगल में नहाने वाला कौन है। कोई ये कह भी नहीं सकता कि भाई तुम मेरे बगल इस जात को इसलिए नहीं नहा सकते। यहाँ कोई घाट भी नहीं किसी का, ये दशाश्वमेध घाट है, किसी का और घाट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि अच्छा ये फलाने जात का घाट है। अब आपको लग रहा होगा इसका यूजीसी से क्या लेना देना, लेकिन है लेना देना। इसका यूजीसी से कुछ यूं लेना देना है कि जब देश में लग रहा था कि सनातन के नाम पर, हिंदू के नाम पर हम एक हो रहे हैं, और ऐसा एक हो रहे हैं कि दुनिया चमत्कृत है। भारतीय जनता पार्टी की वो राजनीति जिसको लेकर बार बार कहा जाता है कि तो हिंदू एकता के लिए काम करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू एकता के लिए काम करता है। अचानक ऐसा लगने लगा कि अरे ये क्या आ गया भाई, यूजीसी ने इक्विटी के नाम पर हायर एजुकेशन में एक ऐसा कानून ला दिया। अब बताइए जरा, जहां घाट पर बगल की जाति वाला नहीं पता है उससे तो सब एक हो रहे थे। अब जब आप जाति के आधार पर कोई कानून बना देंगे, नियम बना देंगे, तो कैसे एक होंगे। और मैं देख रहा हूँ कई लोग कह रहे हैं कि इसमें ओबीसी को शामिल कर दिया तो लोगों को बुरा लग रहा है। कुछ लोग जातिवादी सवर्ण भी कह रहे हैं, जो लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए कि वो लोग जो अपने को कहते हैं कि हम लिबरल है, प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस वाले हैं, वो भी इस तरह के कानून पर कुछ नहीं बोले। कुछ लोग कह रहे हैं इसका दुरुपयोग नहीं होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये वादा कर दिया, लेकिन जरा सोचिए कि दुरुपयोग नहीं होगा ये कहने की आवश्यकता ही क्यों होनी चाहिए। और एक को मैंने देखा कुछ लोगों का बड़बोलापन कि हम तो फंसाएंगे। फंसाने की औकात किसी की है नहीं। आप फंसा कर किसी को सोचते हैं कि कुछ आप ऐसे कर लेंगे, तो इस देश का संविधान ऐसा है कि जो फंसाएगा ना, वो भी जिस दिन फंसेगा उसकी भी औकात समझ में आ जाए, हैसियत समझ में आ जाए। अब लेकिन मैं चूंकि 10 दिन से माता जी के निधन की वजह से प्रयाग में हूँ, तो जो लोग मिलने आ रहे हैं दिन भर सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, और वहां अलग अलग तरह की बात हो। 2 लाइनें मैं बताता हूँ आपको, इससे समझ में आएगा कि ये मसला कितना गंभीर है। एक पंक्ति ये कि अब वो ठाकुर साहब कहेंगे पंडित जी पाव लागी, और पंडित जी कहेंगे बाबू साहब बना रहा, खूब बड़ा हो गया। यानी ब्राह्मण ठाकुर को अब अपने बचाव के लिए एक साथ आकर संघर्ष करना पड़ेगा। एक ये बात। दूसरी बात क्या आई? दूसरी आई एक सवाल आया कि क्या भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा जैसी हो जाएगी क्या? अच्छा, सपा बसपा का क्या है, विशुद्ध जातिवादी राजनीति करती है, उनका अपना आधार समूह है। भाजपा तो जाति पर नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का कानून आएगा तो फिर तो जाति पर ही बात होगी, और अगर जाति पर बात होगी तो फिर क्या कुछ आगे जा पाएगा? जरा कल्पना कीजिए, सोचिए जरा। फिर क्या घाट पर इस तरह से जो जाति बिना पूछे लोग हैं और जो सनातन एक कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये काम बहुत अच्छे से कर रही है, सिर्फ प्रयागराज नहीं, काशी, मथुरा, अयोध्या, मतलब देश भर में। और उसके बाद आप परिसरों को कैसे करें? परिसर भी तो शिक्षा का मंदिर है। अब इसके बाद इसके लिए तर्क दिया जा रहा है कि कितने मामले आए, उसमें रोहित वेमुला और उनके लिए इंदिरा जयसिंह वकील गई थी। इस पर एक और गाइडलाइन आई थी, मैंने आज ही वो सब थोड़ा डिटेल में पढ़ा। उस गाइडलाइन में फरवरी 2025 में गाइडलाइन आई, जिसमें सारी चीजें संतुलित थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर से उसमें कहा गया कि ये चीजें और ठीक करनी चाहिए। इंदिरा जयसिंह ने कई और पॉइंट गिनाए,
और सर्वोच्च न्यायालय ने उसे कहा कि इसे लागू करना चाहिए। सरकार की जो कमेटी बनी दिग्विजय सिंह की अगुवाई में, उसमें हर पार्टी के सदस्य हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब आप कहते हैं कि ओबीसी की क्यों न डाले, तो क्या जनरल जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके साथ कोई अत्याचार नहीं हो सकता है? और उनके साथ अत्याचार होगा तो कहां शिकायत होगी? अगर आप छात्र के तौर पर डाल रहे हैं तब तो एक लाइन में सीधे यही डालना था ना कि छात्र जो है वो कोई भी अगर वो कोई शिकायत लेकर आएगा, कोई भेदभाव होगा तो करेगा। और सबसे बड़ी जो चीज है, पहला, जाति के नाम पर कोई भी कानून बनाना यह संविधान विरोधी है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की उसमें एक गुंजाइश इसलिए संविधान में दी गई कि वहां उनके लिए कहा गया कि इनको इनके अधिकार छीने गए, बहुत कुछ है, जैसे आरक्षण के मसले पे। और अब इस मसले पर जा रहे हैं 50, 60, 70% आरक्षण बढ़ाते जा रहे हैं। और अब ये कहें कि कैंपस में हर सामान्य वर्ग का लड़का लड़की डरता हुआ घूमे, उसको लगे कि अरे कहीं कोई दूसरा ओबीसी एससी एसटी कुछ नाराज हो गया तो वो तो बड़ी गड़बड़ कर देगा। और एक बात मैं बता दूं, इतनी किसी की हैसियत नहीं है, संविधान के दायरे में सबका ठीक से इलाज हो जाता है। ठीक है, संविधान पर भरोसा नहीं उन लोगों को जो इस तरह से कानून करना चाहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये मूर्खता की हद है कि आप जातिवादी बातें करते रहे, जातिवादी आधार पर कानून बनाते रहे और उसके बाद कहें कि नहीं हम तो जाति को खत्म कर रहे हैं। यूजीसी का ये जो हायर एजुकेशन वाला जो बिल है इक्विटी के नाम पर, ये ऐसा ही है, कानून है, बिल नहीं, कानून है, रेगुलेशन जो आई। और मैंने इसके पहले के वीडियो में 18 तारीख को जो वीडियो बनाया था, बहुत डिटेल में मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब आज मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, 3 बातें याद रखिए। पहला, जाति के नाम पर कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए अगर आप आधुनिक भारत, विकसित भारत 2047 जो नरेंद्र मोदी कहते हैं वो बनाना चाहिए। दूसरा, ये गैर संवैधानिक है क्योंकि संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी एक वर्ग को टारगेट किया जाए। तीसरा, जनरल क्लास के लोग क्या इसके लिए अभिशप्त हैं कि अब उनके खिलाफ इस तरह के प्रोपगंडा किया जाए और ये जो राष्ट्रीय जनता दल और दूसरी ऐसी पार्टियां उनके नेता कहें कि नहीं अब इनको तो फंसाया ही जाना चाहिए, तो फंसा के देख लो, तुमको समझ में आ जाए कितना फंसा सकते हो। अब ये सब जानते हैं कि SC ST एक्ट में अधिकांश मामले झूठे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद SC ST का कई जगह ऐसी प्रताड़ना होती है, शोषण होता है। और वो शोषण कोई ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण राजपूत ही हर जगह करते हैं, पिछड़ी जाति में आने वाले लोग। और जरा उससे आगे आ जाओ भाई, इतने सालों में ओबीसी कैटेगरी क्यों नहीं कम हुई? यादव कैसे हो सकता है ओबीसी? कुर्मी कैसे हो सकता है ओबीसी? जैसे ब्राह्मण है, जैसे राजपूत है, वैसे यादव है, कुर्मी है। बड़ा अच्छा राकेश टिकैत ने कहा कि अरे पिछड़े कब से हो गए, रहन सहन में बहुत बढ़िया और आरक्षण के लिए पिछड़े। राकेश टिकैत कई मामलों में किसान और उस सब की बात करते हैं, कई मामलों में उनकी बात अतिरेकी लगती है, लेकिन ये तो बड़ी सही बात है। खेतीहर समाज, पशुपालक समाज, जिस समाज के पास सब कुछ है वो समाज पिछड़ा। दुग्ध का व्यवसाय जिनके पास सबसे बड़ा है वो पिछड़ा। जरा सोचिए ना। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है हम पिछड़ी की कैटेगरी बनाते हैं, उसमें जो वैसी जाति है उनको बाहर निकाल देंगे, ताकत और शक्तिशाली समूह जो वैसे ही दबंग है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पूरा हरियाणा हो, देश के किस हिस्से में यादव पिछड़े हैं या कमजोर है? हम तो नहीं जानते कहीं कोई कमजोर है। और ऐसे में जब आप ये कानून बनाते हैं तो जाहिर है उसका खतरनाक उपयोग हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं दुरुपयोग नहीं होगा, मैं कह रहा हूं खतरनाक उपयोग हो सकता है। और जब वो खतरनाक उपयोग होगा तो जो कुंभ के समय लोग नहाने आए थे या अभी लोग जो नहा रहे हैं कि जाति भूलकर सनातन और हिंदू के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि इस देश को विकसित भारत 2047 तक बनाना है, नरेंद्र मोदी को उस लक्ष्य को हासिल करना है, उन सबको लगेगा ना भैया। अच्छा, इससे मैं सहमत नहीं जो कई लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है, ब्राह्मणों का नरसंहार करने की धमकी दी जा रही है, उनको छोड़कर यहाँ चला जाना, ये सब फालतू की बात है, ये सब करना भी नहीं है। ये सब कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं, कई लोग कह रहे हैं कैंपस खाली वाली कुछ नहीं होगा, लेकिन सोचना चाहिए जब कोई अतिरेकी चीज बनती है। ऐसे ही जब मंडल कमीशन आया आपको याद होगा, वो जान दे दी थी कितने सवर्ण छात्रों ने। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप किसी को भी अंडर प्रिविलेज क्लास को कुछ आपको देना है, बिल्कुल दीजिए, उसके लिए कोई रोक भी नहीं रहा। और लेकिन फिर मैं कह रहा हूं जो प्रिविलेज है जिसके आगे ओबीसी लगा दिया है, उन जातियों को नहीं ठीक कर रहे। और एक बात मैं और आपको बता दूं, अभी जनगणना के आंकड़े आने दीजिएगा, हो जाने दीजिए। सवर्ण जिसको कहा जाता है, लेकिन मैं सवर्ण अवर्ण में यकीन नहीं रखता हूँ, विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन जिसको जनरल कास्ट कहते हैं उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, समझिए आप इसको। और जो पार्टी जो सरकार ये करेगी, चुनौती देगी, इसके लिए आसान नहीं रहना।
और फिर मैं कह रहा हूँ, मैं प्रयागवासी हूँ, मैं इसी भाव को, ये जो सनातन हिंदू एक साथ विकसित भारत 2047 को आगे ले जाने वाला नरेंद्र मोदी जिसकी बात करते हैं, मैं उसका पक्षधर हूँ। लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता जब तक जाति के आधार पर इस तरह के विषैले जहरीले कानून होंगे। इसको तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए। और जब फरवरी 2025 में एक बैलेंस बिल नियम बना था, उसको क्यों फिर से अमेंडमेंट करके ये सारी चीजें डाली? इसमें आप जंगल को भी डालिए और कैंपस में कहीं किसी के भी खिलाफ कुछ हो। अब आप बता रहे हैं फलाना मामले हो गए, धमाका मामले हो गए, उसमें वाइवा में ये हो गया, वो हो गया। कैसे हो सकता है भाई? सोचिए जरा। और विरोध तो इसका जमकर करना, इसमें कोई रियायत नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद।